हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के हिंदी कहानियों में। आज की कहानी है माँ बाप के झगड़े का क्या असर पड़ा समीर पर। स्कूल प्रिंसिपल अमन जी के सामने प्रिया और संदीप आंखों में चिंता और तनाव के भाव लिए बैठ गए। आपके बेटे समीर को इस वक्त स्कूल में होना चाहिए पर वो यहाँ नहीं है। पिछले 2 हफ्तों में उसने ये 5वीं छुट्टी की है। अमन जी ने बिना कोई भूमिका बांधे ये सूचना देकर उन दोनों को जोरदार झटका दिया। ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो रोज सुबह तैयार होकर स्कूल जाने को घर से निकलता है। प्रिया की आंखों में फौरन हैरानी और उलझन के भाव उभरे। क्या वो रोज स्कूल बस में आपकी आंखों के सामने बैठता है? आजकल तो वो बस से नहीं बल्कि अपने दोस्त रवि के साथ कार से स्कूल आता है। आप दोनों रवि के बारे में क्या जानते हैं? यही कि उसके माता पिता दोनों आईटी कंपनी में अच्छी पोस्ट पर हैं। कुछ दिन पहले समीर से मैंने उसके पिछले टेस्ट में आए नंबर पूछे थे। मेरा अंदाजा है कि वो पढ़ने में ज़्यादा अच्छा नहीं है। इस बार जवाब संदीप ने दिया। अमन जी ने कुछ पलों की खामोशी के बाद गंभीर लहजे में उन्हें बताया, रवि के माता पिता बहुत दौलतमंद हैं। संदीप जी, मेरी नज़रों में वो एक बिगड़ा हुआ रईस ज़्यादा है। ट्यूशन के बल पर 12वीं कक्षा तक अपनी गाड़ी खींच ले जाएगा, पर उसके कभी अच्छे नंबर नहीं आएंगे। उसे अच्छे नंबर लाने की चिंता भी नहीं है, क्योंकि अपने माता पिता की गांव की ज़मीन के बल पर वो कोई डिग्री विदेश में जाकर ले लेगा। क्या समीर के लिए भी आप दोनों ने ऐसा ही कुछ सोच रखा है? उसे विदेश में पढ़ाने की हमारी औकात नहीं है सर। हमारी तो बड़े बाजार में गारमेंट की छोटी शॉप है। समीर के 10वीं कक्षा बोर्ड में 88% आए थे, लेकिन इस साल वो पढ़ने में पिछड़ता जा रहा है। मुझे ये बताते हुए बहुत अफसोस हो रहा है कि वो आजकल गलत दोस्तों के साथ घूमने लगा है। क्या उसके ये नए गलत दोस्त भी स्कूल से गायब रहते हैं? जी हाँ सर। क्या आपको मालूम है कि ये सब इस वक्त कहाँ है? रवि के घर। जिस दिन भी क्रिकेट का वनडे मैच होता है ये 4-5 लड़के स्कूल नहीं आते हैं। मुझे इनकी गलत आदतों की रिपोर्ट कल ही इनके एक साथी से मिली है। क्या आप दोनों ने समीर के अंदर ऐसा कोई बदलाव महसूस नहीं किया जो उसके यूं बिगड़ने की तरफ इशारा करता हो? प्रिया ने फौरन अपने बेटे की उनसे शिकायत की। आजकल वो काफ़ी ज़िद्दी, बदतमीज़ और झगड़ालू हो गया है। ज़रा सा डांटो तो फट पलट कर जवाब देता है। अपने दोस्तों की तारीफ करता है और उसे हर चीज़ बढ़िया और ब्रांडेड चाहिए। यूनिट टेस्ट में तो उसके नंबर कम आ ही रहे हैं। किसी भी किशोर के बिगड़ने के ये सब शुरुआती लक्षण हैं। ऑफिस के बाहर उसके दोस्त मोहित और कपिल के माता पिता बैठे हुए हैं। आप सब एक साथ रवि के घर जाइए और देखिए कि वहाँ क्या हो रहा है। कल सुबह आप दोनों समीर के साथ मुझसे मिलने आए। संदीप से मिलाने को हाथ बढ़ाकर प्रिंसिपल साहब ने मुलाकात समाप्त होने का इशारा कर दिया। आधे घंटे बाद सब लड़कों के माता पिता रवि के पिता के नए फ्लैट के अंदर थे। घर के नौकर ने उन्हें ड्राइंग रूम में बैठाकर भीतर जाने से रोकना चाहा, पर वो जबरदस्ती रवि के बेडरूम तक जा पहुंचे। रवि के कमरे में सिगरेट के धुएं की गंध भरी हुई थी। मेज पर बियर की बोतलें और ग्लास रखे थे। एक लड़की रवि की बगल में उसके साथ सट कर बैठी हुई थी। उसने किसी और स्कूल की वर्दी पहनी हुई थी। टीवी पर आईपीएल मैच चल रहा था। उन्हें अचानक सामने देखकर वो सब घबराए और चौंक कर उठ खड़े हुए। मोहित और कपिल के पेरेंट्स की तरह संदीप ने वहीं समीर को डांटना शुरू नहीं किया और उसका हाथ पकड़कर उसे कमरे से बाहर ड्राइंग हॉल में ले आया। आप दोनों को यहाँ नहीं आना चाहिए था। समीर शर्मिंदा होने के बजाय उल्टा उन पर नाराज हो उठा। यहाँ नहीं आते तो तुम्हारी करतूतों का कैसे पता लगता? तुम सिगरेट और शराब पीने लगे हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। उसके बोलने का गलत ढंग देख संदीप को तेज गुस्सा आ गया। थोड़ी सी बियर पी लेने में शर्म आने की क्या बात है? आप भी तो रोज शाम को पीते हो। समीर ने अपना हाथ झटके से छुड़ाया और मेज पर रखा बैग उठाकर बाहर की तरफ चल पड़ा। मेरे साथ तमीज से पेश नहीं आओगे तो मैं थप्पड़ मारकर तुम्हारे दांत तोड़ डालूंगा। शोर कैसे ना मचाऊं? क्या तुम हमारी नाक काटने वाले काम नहीं कर रहे? कल को तुम्हारी यही गंदी आदतें तुम्हारे फेफड़ों और जिगर को खराब कर डालेंगी। बेवकूफ लड़के। समीर ने इस बार उलटकर कोई जवाब नहीं दिया और हॉल से बाहर निकल गया।
सारे रास्ते संदीप और प्रिया उसे डांटते समझाते हुए आए, पर मुंह सुजाकर बैठे समीर ने एक शब्द भी अपने मुंह से नहीं निकाला। जब घर के सामने कार रुकी तो वो झटके से दरवाज़ा खोलकर उतरा और पैर पटकता अंदर चला गया। अंदर आने के बाद संदीप ने उसे गुस्से से भरी आवाज़ में कई बार पुकारा, तो ही वो अपने कमरे से निकलकर ड्राइंग रूम में आया। अब तक समीर की दादी भी अपने कमरे से निकलकर वहीं आ गई थी। समीर के तेवर ऐसे दर्शा रहे थे मानो वो अपने माता पिता से उलझने के लिए पूरी तरह से तैयार था, और हुआ भी ऐसा ही। संदीप ने अपने बेटे को डांटना शुरू किया तो उसने पलटकर उल्टे जवाब देने शुरू कर दिए। कुछ देर तक दादी ने चुप रहकर सारे मामले को समझा और फिर ऊंची आवाज़ में बोली, अब सब शांत होकर आपस में बात करो। समीर अभी हम सबसे प्रॉमिस करेगा कि वो सिगरेट और शराब से दूर रहेगा और ज़्यादा मेहनत से पढ़ाई भी करेगा। अपनी माँ की सलाह को नज़रअंदाज करते हुए संदीप ने समीर पर गुस्सा करना जारी रखा। तुम्हारे तेवर देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा कि तुम रत्ती भर भी बदलोगे। आज तुम्हारी कलई खुली है। तुम शराब, सिगरेट और गलत कंपनी के शिकार बन चुके हो। स्कूल न जाकर बदमाश दोस्तों के साथ आवारागर्दी करते हो। इस बार समीर ने जोर से चिल्लाकर जवाब दिया, गलत कंपनी में घूमना मेरी मजबूरी है। डैड, अरे मैं उन्हीं लड़कों के साथ घूमूंगा ना जो मुझे अपना दोस्त बनाकर मेरे साथ घूमने को तैयार होंगे। जो लड़के मुझ पर हंसे, जो मेरा मजाक उड़ाएं और मुझसे कटे, मैं क्यों उनके साथ घूमूंगा? लड़के तुम पर क्यों हंसते हैं? आप दोनों के रोज रोज के लड़ाई झगड़ों ने मुझे तमाशा बनवा दिया है। ज़्यादा बकवास मत करो। हम पहले माता पिता नहीं हैं जिनके बीच लड़ाई झगड़ा होता है। तुम्हारे पढ़ाई में पिछड़ने और बिगड़ने का असली कारण यही है कि तुम गलत सोहबत में पड़ चुके हो। फिर कोई अच्छा सहपाठी तुम्हारे साथ क्यों घूमेगा? सारा दोष मेरे सिर मरने की कोशिश मत करो पापा। समीर उनके सामने तनकर खड़ा हो गया। असली कारण तो ये है कि हमारे घर में आप दोनों के कारण 24 घंटे मची रहने वाली हाय तौबा और गाली गलौज के कारण मैं ढंग से पढ़ नहीं पाता हूँ। इसी कारण मैं गलत कंपनी में भी पढ़ा हूँ। मैं महीने में 10 दिन नाना जी के घर से स्कूल जाता हूँ, 20 दिन यहाँ से। लोग मुझसे इसका कारण पूछते हैं तो मैं शर्म से ज़मीन में गड़ जाता हूँ। मैं उन्हें कैसे बताऊँ कि मेरी माँ आए दिन लड़कर मायके भाग जाती है। साल में 8 बार तो आप पापा की बिना मर्जी के इस तीर्थ और उस आश्रम में रहने चली जाती हैं, और पापा अपने काम के बदले राजनीति करने चले जाते हैं। दादी ही घर में रह जाती हैं। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि अपने व्यवहार के कारण आप दोनों ने मेरी ज़िंदगी में इतनी टेंशन क्यों भर रखी है? मुझे अपने सहपाठियों के बीच हंसी का पात्र क्यों बनवा रखा है? इस वक्त बात हमारी नहीं बल्कि तुम्हारी हो रही है। अपने आप को कटघरे में खड़ा देखना किसी को अच्छा नहीं लगता डैड। आप दोनों को मेरी फिक्र होती तो रात दिन कलेश नहीं करते रहते। आप दोनों को तो आपस में मारपीट करने से भी परहेज नहीं है। अगर मुझे आपकी नाक कटाने वाला काम नहीं करना चाहिए तो क्या यही बात आप दोनों पर लागू नहीं होती है? पापा, आप बचपन से न जाने कौन सा इतिहास पढ़ पढ़कर ऊंच नीच, भेदभाव, इतिहास का बदला लेने वाले जुलूसों में जाकर पथराव करते रहते हैं और अब माँ से झगड़ते हैं। पड़ोस के खान अंकल को तो आप पीठ पीछे न जाने क्या क्या कहते रहते हैं। इन बातों को छोड़ और ये सोच कि अपनी पढ़ाई का नुकसान करके तुम अपना कितना ज़्यादा नुकसान कर रहे हो। इस बार संदीप सुर नीचा करके बोले, मुझे पता है कि मैं फेल नहीं होऊंगा। वैसे भी मुझे बिजनेस करना है, कोई डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनना है। समीर ने लापरवाही से जवाब दिया, बेकार की बातें मत कर। तुझे तो पता है कि हमारे पास तेरे दोस्त के पिता जितनी दौलत नहीं है जो 40-50 लाख लगाकर बिजनेस करा सकें। तू हवा में उड़ना बंद कर और पढ़ाई में मन लगा। आप जितना लगा सको उतना पैसा लगा देना, बाकी का फाइनेंस मेरे दोस्त संभाल लेंगे। इनमें से कुछ की रिश्वत की मोटी कमाई है और कुछ ने गांव में करोड़ की ज़मीन बेची है। तेरे ये दोस्त तेरा साथ देंगे? ऐसी गलतफहमी का शिकार मत बनो। आप दोनों अपनी ज़िंदगी अपने ढंग से जी रहे हो तो वैसा ही मुझे भी करने दो। समीर ने रुखाई से जवाब दिया, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? तिल बराबर अक्ल नहीं है तेरे पास और चला है खुद अपनी ज़िंदगी के फैसले करने। पहले मुझे ये बताओ कि शराब और सिगरेट खरीदने को तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आते हैं? संदीप ने प्रिया की तरफ नाराज़गी से देखते हुए सवाल किया।
मेरी तरफ गुस्से से देखने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसे जेब खर्च से ज़्यादा पैसे नहीं देती हूँ। प्रिया एकदम से गुस्सा उठी। आप दोनों आपस में झगड़ना शुरू मत करो। उससे पहले मैं ही बता देता हूँ कि मैं पैसे कहाँ से पाता हूँ। समीर ने उनका मजाक उड़ाने वाले लहजे में बोलना शुरू किया। रात को पीने के बाद क्या सुबह तक आपको याद रहता है कि आपके पर्स में कितने रुपए थे? क्या किसी को याद है कि मुझे इस महीने की स्कूल फीस किसने दी थी? तुमको फीस मैंने दी थी, प्रिया ने जवाब दिया। नहीं, मैंने दी थी, संदीप ने हर शब्द पर जोर देते हुए कहा। आप दोनों के अलावा दादी ने भी मुझे फीस दी थी। समीर के होंठों पर व्यंग भरी मुस्कान झलक उठी। इसने आकर बताया था कि फीस के पैसे खो गए थे। ये बोला कि तुम पीटोगे तो मैंने भी फीस दी थी। अरे शैतान, तू मुझसे भी झूठ बोलने लगा है। दादी ने पोते को गुस्से से घूरा। सॉरी दादी, आपसे तो मैंने रुपए अपने एक दोस्त की फीस भरने के लिए लिए थे। समीर ने दादी से माफ़ी मांगी और फिर अपने माता पिता से शिकायती स्वर में बोला, आप दोनों मेरे बारे में या किसी भी और विषय पर आपस में बात ही कहाँ करते हो? मैं पहले भी ऐसा घोटाला कर चुका हूँ, तब क्या आप मुझे पकड़ पाए थे? शर्म नहीं आ रही तुझे अपने गलत कामों की तारीफ करते हुए? संदीप गुस्से से फट पड़े। मेरे लिए यहाँ आप दोनों के सामने शर्मिंदा होना कोई बड़ी बात नहीं है, पर मैं अपने दोस्तों के सामने शर्मिंदा नहीं हो सकता हूँ। वो 4 दफ़ा मुझ पर पैसे खर्च करेंगे तो एक बार मुझे भी करने पड़ेंगे या नहीं? मेरी पॉकेट मनी बहुत कम है और तभी मुझे हेरा फेरी और चोरी करनी पड़ती है। मेरा दिल कर रहा है कि हंटर मार मार कर तेरी चमड़ी उधेड़ दूँ। संदीप उसकी तरफ आक्रामक लहजे में बढ़े। आपने अगर मुझ पर हाथ उठाया तो मैं आत्महत्या कर लूँगा। आप भी जुलूसों में कितना मारने की बातें करते हैं। कितनी बार दुकान बंद करके हल्ला मचाने वाली भीड़ में जाते रहते हैं। आप मारने की धमकियां देते हैं, मैं खुद मर जाऊंगा। समीर की इस धमकी को सुन संदीप का मुंह हैरानी के मारे खुला का खुला रह गया। प्रिया ने उसे खींचकर समीर से दूर किया और अपने मन की चिंता व्यक्त की। अब ये बातें छोड़िए और कल अमन जी से होने वाली मुलाकात के बारे में सोचिए। वहाँ भी अगर इसने ऐसी ही बदतमीजी दिखाई तो वो इसे स्कूल से निकाल देंगे। मॉम, डोंट वरी अबाउट हिम। वो रवि को स्कूल से निकालने की हिम्मत नहीं कर सकते हैं क्योंकि रवि के पापा स्कूल के चेयरमैन के गांव के हैं और फिर उनका पैसा भी स्कूल में लगा है। अगर रवि स्कूल से नहीं निकलेगा तो हम में से भी कोई नहीं निकलेगा। समीर फिर से लापरवाह नजर आने लगा। तुम्हें रवि का साथ छोड़ अपने को सुधारना होगा, प्रिया ने भावुक होकर उसे सलाह दी। अगर तुमने अपने को फौरन नहीं बदला तो एक दिन बहुत पछताओगे। संदीप अब दुखी और परेशान दिख रहे थे। सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि घर में हर एक को बदलना और सुधरना होगा। अब भी आप ऐसा क्यों नहीं कह रहे हो? समीर ने चुभते लहजे में पूछा। प्रिया और संदीप दोनों से फौरन ही उसे कोई जवाब देते नहीं बना। उन्हें चुप कराकर समीर निडर विद्रोही भाव से अपने कमरे की तरफ चल पड़ा। दोनों उसे रोकने की हिम्मत भी नहीं कर सके। दोनों थके हारे और टूटे से नजर आ रहे थे। दोनों को आपस में लड़ने या एक दूसरे पर आरोप लगाने की ताकत भी अपने अंदर महसूस नहीं हो रही थी। वो समीर को कैसे डांटते या समझाते, क्योंकि वो तो उन्हीं को कटघरे में खड़ा कर गया था। कुछ देर की खामोशी के बाद प्रिया ने रोनी सूरत बनाकर कहा, हमारे स्वार्थी और नासमझ भरे व्यवहार से समीर को गुमराह होने का मौका मिला। पता नहीं वो अब कभी ठीक रास्ते पर लौट भी पाएगा या नहीं। न जाने क्यों हम घर और दुकान का काम छोड़कर राजनीति के पछड़े में पड़ गए। हम उसे किसी अच्छे मनोवैज्ञानिक को दिखाएंगे। संदीप ने उसका हाथ पकड़कर धैर्य बंधाने की कोशिश की। दादी ने दोनों को समझाते हुए सलाह दी। कुछ महीने पहले तक समीर पढ़ाई में पूरी दिलचस्पी लेता था। उसके व्यवहार से भी हमें कोई शिकायत नहीं थी। अब तेज झटका खाने के बाद अगर आगे हम सब समझदारी और प्यार से काम लेंगे तो वो निश्चित रूप से सही राह पर लौट आएगा। गलत व्यवहार की जड़ें अभी उसके मन में ज़्यादा गहरी नहीं गई हैं। हम दोनों आपसी संबंधों का सुधारेंगे क्योंकि समीर के भविष्य से ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारे लिए कुछ भी नहीं है। प्रिया की आंखों से आंसू बहने लगे थे। समीर ने उसका हाथ पकड़कर प्यार से चूमा और फिर भावुक होकर कहा, मुझे विश्वास है कि हमारे बदलते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमारी अगर उसे कमियों ने गलत राह पर धकेला है तो हमारे अंदर आने वाला अच्छा बदलाव उसे सही रास्ते पर आने की प्रेरणा भी देगा।
अतीत के सारे गिले शिकवे भुलाकर दोनों लंबे समय के बाद अपने आप को दूसरे के बहुत करीब महसूस कर रहे थे। समीर की दादी ने सदा सुखी और खुश रहने का आशीर्वाद देते हुए दोनों को अपने गले से लगा लिया था। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।